महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। जब वह कैंची आया, भवानिया के मित्रों में उसकी बहुत मांग हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि बाबा जी की कृपा से ही उसे सब कुछ प्राप्त था। जब वह अपने घर से भागा था तब वह चोरी चोरी छिपकर गया था, जिससे वह किसी की पकड़ में ना आ जाए। किंतु अब तो वह उन्हीं राहों से विजयी की भांति वापस हुआ। उसके दिन प्रसन्नतापूर्वक अपनी कहानियाँ सुनाते हुए बीत रहे थे। वह भी सभी को पूरे विवरण के साथ जो भी उससे सुनना चाहे सुनाता था। कभी कभी उसे उसके मित्र और प्रशंसक पास ही अपने घरों में लिवा ले जाते थे। आश्रम में कोई विशेष कार्य उसे नहीं दिया गया था और वह बाबा जी से सामने पढ़ने से भी बचना चाहता था। उसे आश्रम के पिछवाड़े रहकर अपना समय बिताना अच्छा लगता था। वहाँ उसे कुछ वृद्ध और अच्छे परिचित लोग भी मिल जाते थे। उसके कुछ संबंधी और गांव के लोग उससे आश्रम में मिलते रहते थे। बहुत से लोग उसके विवाह के लिए और अनेक लोग उसके माध्यम से बाबा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आते थे। बाबा जी को यह सभी बातें पता लगती थीं। विशेषतः भवानिया को घर लिवा जाने और उसके विवाह कर दिए जाने की बात और उसके लिए एक लड़की का चुनाव भी कर लिया गया था। लोगों के आने के अलावा उसके पास पत्र भी आने लगे थे, जिसमें कुछ ही दिनों के लिए विवाह हेतु बुलाया गया था। बाबा जी कभी कभी पत्रों में क्या लिखा था यह भी पूछ लेते थे। इन सब में विवाह की ही बात होती थी। एक दिन बाबा जी ने कहा कि उनकी इच्छा है कि भवानिया हाथी की सवारी करे, किंतु वह तो गधे पर सवार होने का निश्चय कर चुका है। भवानिया को लज्जा आनी चाहिए। एक दूसरे अवसर पर जब उसे पत्र प्राप्त हुआ था तब बाबा जी ने कहा कि विवाह के बाद भवानिया जानवरों की भांति संतानें पैदा करना प्रारंभ करेगा। सभी लोग भवानिया की हंसी उड़ाने और हंसने लगे, किंतु भवानिया ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुप रहा। इस समय वह अपने जीवन की दूसरी संकटपूर्ण घड़ी का सामना कर रहा था और सभी तरह के प्रलोभन उसे अपनी अपनी ओर खींच रहे थे। वह एक तरुण था और विवाहित जीवन और परिवार बनाने की बात उसके मन में आ चुकी थी। उसके अनुसार यह सामान्य बात थी। जब घर की ओर से दबाव आना और विवाह की बात प्रारंभ हुई तो वह अपने संबंधियों के हित की बात सोच रहा था। उसे लगा कि संबंधी लोग वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। यह उसकी भलाई के लिए ही है, अतः उसे क्यों प्रतिकार करना चाहिए। वह अपने मन में यह निश्चय कर चुका था, किंतु वह उनकी बात किस तरह अच्छी तरह पालन करे, उसके लिए समय तेजी से बीत रहा था। गर्मियां समाप्त हो गईं। बहुत से लोग जो उस समय कैंची में आकर ठहरते थे अपने स्थानों को जा चुके थे। मैं इलाहाबाद लौट आया, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों के बाद विश्वविद्यालय फिर से खुलने वाला था। मैंने स्वयं गर्मियों में होने वाली घटनाओं को देखा था, किंतु बाद में क्या हुआ नहीं मालूम। हम लोगों के जाने के बाद बाबा जी आश्रम में रह रहे थे। एक दिन वह चले गए और कहते गए कि मैं कुछ दिनों बाद फिर लौटूंगा। बाबा जी के जाते ही सभी लोग स्वतंत्र हो गए, चाहे जो कुछ करते, क्योंकि अब वहाँ कोई देखने वाला अथवा डांटने वाला नहीं था। उन लोगों के लिए जो सही में आश्रमवासी की भांति रह रहे थे, उनके लिए बाबा जी की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि वे पूर्ण अनुशासित और शालीनता के साथ रहते थे। किंतु धुएं को आग बनने के लिए वायु की ही आवश्यकता थी और वहाँ ऐसे भी आश्रमवासी थे जो बाबा जी की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अपना निष्कृष्ट कार्य साधना चाहते थे। यह भवानिया के जीवन पथ का दूसरा मोड़ सिद्ध हुआ। बाबा जी के जाने के बाद आश्रम भवन की छत पर रात को
सभी आश्रम वासियों और पड़ोस के लोगों की आंखों के सामने एक नाटक संपन्न हुआ। यह आश्रम के एक वृद्ध और सममानवीय व्यक्ति द्वारा किया गया, जिसमें भवानियाँ और खेमुआ मुख्य भाग लेने वाले थे। मद्यपान और नाच किसी भी उत्सव अथवा समारोह की जान होते हैं। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सभी भक्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, कैंची धाम की जय बोलो।